नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है इंडियन पॉलिटी की। जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन कब आ रहे हो आप लोग? ऑनलाइन आने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। बरसात वजह है या क्या है हमें नहीं पता। इतनी बारिश हो रही है, बारिश का मजा लो और जीएस पढ़ते रहो। पूरे इंटरेस्ट के साथ सारे टॉपिक सारे फैक्ट को डालकर मैं पॉलिटी क्लास चला रहा हूँ। यहाँ भी बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, बट इसके बावजूद हम लोग आ रहे हैं और क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग तो घर पे बैठे हो आराम से। जल्दी से ऑनलाइन आइए आप लोग सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए कल कहाँ तक हुआ था, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, और कोई डाउट है किसी को तो वो भी पूछ लीजिए जल्दी से। कल कहाँ तक हुआ था? हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे ना, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में हमने कहाँ तक बात की थी? जल्दी बताइए, हमें तो पता ही है कहाँ तक बात की थी। आप लोग बताओ। आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया था ना। हमें स्टार्ट करना है आज कहाँ से? आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार था, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वलिटी का। ठीक, जो समानता का अधिकार है, उसी में हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 के बारे में, एक आर्टिकल। और आज इस लेक्चर में हम लोग राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म करेंगे। तो अगर हम उसी दिन हमने बताया था कि आर्टिकल 14 जो है ये समानता की बात करता है। ठीक, यहाँ तक हमने बात की थी उस दिन। और ये भी कहा था कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। जो सामाजिक समानता है उसे लाने का काम कौन किया है? 15, 16, 17 और 18। ठीक, कहाँ पर है ये? मौलिक अधिकारों में है। तो हम बात करेंगे आज 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में और 18 के बारे में। अब भी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए आप लोग, क्योंकि आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए आर्टिकल 15, क्योंकि इसी में एक वर्ड आएगा रिजर्वेशन, आरक्षण, इसी में आएगा। और 15 में ही जान लीजिए कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 जो 2019 में ही आया है। ठीक, 18-19 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट का मुद्दा है। आर्टिकल 15 जो है करंट में का मुद्दा है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर हम थोड़ा अगर लेवल बढ़ाएं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन ये था कि भारत में, ये टीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था की संवैधानिकता क्या है, इसका परीक्षण कीजिए या इस पर विवेचना कीजिए। ठीक, ये सारी बातें आएंगी आरक्षण संबंधित कहाँ पर? आर्टिकल 15 में। और एक बहुत फेमस मूवी भी आई थी, लास्ट ईयर मूवी आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, बहुत कुछ जानोगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो होगा आर्टिकल 15। इसके साथ 16 जो समानता की बात करता है, अवसरों में समानता की बात करता है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 आपको पता होगा, सीधे सीधे जो लिखा है, जिसका सेंटेंस है कि कोई राज्य, मैंने कई बार इस बात को दोहराया भी है बार बार आर्टिकल 15 को, कि कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल, नस्ल, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यह आर्टिकल 15 में सीधे सीधे कहा गया है। और आर्टिकल अगर 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 जो अवसरों में, जो नौकरियों में समानता है, जो क्या कहते हैं, सरकारी अवसर हैं। ठीक, या कह सकते हो सरकारी नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 16। ठीक, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 17, आज ही पढ़ के कंप्लीट करेंगे, जो क्या है? अस्पृश्यता है। ठीक,
मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल 17 के बारे में, और आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वलिटी का लास्ट होगा वो होगा उपाधियों का अंत, जो हमारा आर्टिकल 18 से संबंधित है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आर्टिकल 15 से। जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए आर्टिकल 15। तो अगर कभी ये पूछा गया कि आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, तो ये जानिए कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये दोनों संबंधित है सामाजिक समानता से। ये सामाजिक समानता से संबंधित है। बात समझ में आई? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे किसके बारे में? केवल आर्टिकल 15 के बारे में। और आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 1 है, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, और उसमें लिखिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 लिखिए राज्य किसी व्यक्ति, राज्य किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, मूल वंश, ठीक, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग मीन्स जेंडर, तथा जन्म स्थान जो बर्थ प्लेस होता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसा लिखा गया है किसमें? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 में, ठीक। और मैंने बताया राज्य का मतलब क्या है। यहाँ पर राज्य मतलब आर्टिकल 12 है। मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, आर्टिकल 12। आपको समझ में आ रहा होगा, पहली बार मैंने वर्ड यूज किया है राज्य। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति से धर्म, रिलीजन के आधार पर, जाति, कास्ट के आधार पर, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होगा। बात समझ भाई? मैंने इस बात को बताया भी था कि आर्टिकल 15 किस पर लागू होगा? केवल भारतीय नागरिकों पर। विदेशी नागरिकों पर आर्टिकल 15 लागू नहीं होता। इसकी बात मैंने पहले भी कही थी। तो ये था आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, ठीक। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 ये नोट कर लिया आपने ना। सब क्लॉज 1 हो गया, तो सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के साथ साथ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। बात समझ में आई? कि आप लिखोगे, हम इसी में बना के लिख रहे हैं, बट आप लोग फिर से पूरा सेंटेंस लिखोगे, इसके बीच में लिखोगे राज्य के साथ साथ कोई व्यक्ति, ठीक, किसी व्यक्ति के साथ, ठीक, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 था, उसने राज्यों से कहा कि राज्य इन आधारों पर, किन आधारों पर? किसी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, उसके वंश के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन? राज्य। तो राज्यों की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन फिर यह सोचा गया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य के साथ साथ
पढ़ने में आ रहा है ना कि राज्य के साथ साथ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। बातें क्लियर है यहाँ पर। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 हुआ और सब क्लॉज 2 हुआ। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा कि समानता की बात हो रही है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, देखिए इसी में एक बात और कहा गया है, 15 का ही सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग पर या उपभोग पर, जो भी आप लिखना चाहो, के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं लगा सकता। कहने का मतलब जैसे कोई भी सार्वजनिक चीज है, कोई सरकारी चीज है, उस पर कोई व्यक्ति आपको प्रयोग करने से उस पर रोक नहीं लगा सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हैंडपंप लगा हो, सरकारी हैंडपंप, और वो किसी के घर में, किसी की ज़मीन पर या किसी के बाग बगीचे में आता हो, तो वह व्यक्ति, अगर वो सार्वजनिक स्थल है, ठीक, वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, तो उसके यूज पर कोई भी आपसे क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं लगा सकता। यह भी कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। तो हमने आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 पढ़ा और सब क्लॉज 2 पढ़ा। यहां पर हमें समानताएं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 पर, तो जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 है, यहीं से बात शुरू होती है असमानता की संविधान में। और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्य महिलाओं के विकास के लिए, राज्य महिलाओं के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ऐसा कहा गया किसमें, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 देखा, तो वहां तो कहा गया कि राज्य जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, यह आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है। लेकिन आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 ही कहता है कि राज्य महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं का मतलब है कि जेंडर के नाम पर किसी को क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी दी जा रही है, और यही एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या कहलाती है, रिजर्वेशन कहलाती है। तो समझ लीजिए आरक्षण शब्द यहीं से आया है। देखिए आरक्षण का मतलब और कुछ नहीं होता है, ये मत सोचिए कि आरक्षण कोई पढ़ाई में ही आरक्षण है या नौकरी में आरक्षण है। आरक्षण का अगर आप प्रॉपर डिफिनीशन बोलो तो आप कह सकते हो कि समाज में जो भी उपलब्ध अवसर हैं, जो भी अवसर हैं, उसमें अगर किसी विशेष वर्ग को उन अवसरों में कुछ विशेष छूट दी जाती है, तो वही व्यवस्था रिजर्वेशन या आरक्षण कहलाती है। बात क्लियर है? कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल सुनिए कि ये कोई एक कार्य था, ये कोई अवसर का मतलब है कि अवसर वो किसी प्रकार का अवसर हो सकता है, कहीं आगे जाना हो, कहीं लाइन लगना हो, या कहीं एडमिशन करवाना हो, कहीं भी जाना हो, तो कुछ भी जो एक समान अवसर सबको दिए गए थे, एक समान अवसर थे यहाँ पर, लेकिन इसी अवसर में से ही कुछ विशेष व्यक्तियों को क्या दिए गए, कुछ समान अवसर प्रदान कर दिए गए, तो यही व्यवस्था क्या कहलाई, आरक्षण कहलाई। तो सबसे पहली बार आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में ही बोला गया कि राज्य महिलाओं के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 पर। ये जानिए
कि आर्टिकल 15 का ये क्या है, अब अपवाद है सब, क्योंकि 2 तक तो बात की गई किसके बारे में, समानता के बारे में। लेकिन अब 3 पढ़े आप, 4 पढ़ोगे, 5 पढ़ोगे और 6 पढ़ोगे, सब क्या है, अपवाद है, क्योंकि सब में असमानता की बात की गई है। जो राइट टू इक्वलिटी था उसको क्या किया गया, दरकिनार कर दिया गया। और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों में, कहा गया सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों में, संस्थाओं में या संस्थानों कीजिए, संस्थानों में ओबीसी, एससी तथा एसटी को विशेष उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। बात समझ में आई। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी, एससी तथा एसटी को विशेष उपबंध मुहैया करा सकती है। ऐसा किसमें कहा गया, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 कहता है। ये बात समझ में आई। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 यही कहता है, ठीक। और ये जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से। ये जोड़ा गया था कब, फर्स्ट CAA 1951 द्वारा। बात समझ में आई। यह पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि क्यों कॉलेजों में एडमिशन में यहाँ सब ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाता है शिक्षा में, तो होता क्या है कि जब देश पूरा आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, तो जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, वो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे थे। तो जब देश आज़ाद हो गया तो अब जरूरी था कि इनको भी स्थान मिले, जो हमारे निम्न वर्ग के लोग थे। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भाग तो सबने लिया था, लेकिन आज़ादी होने के बाद क्या सच में सबकी आज़ादी हुई थी, तो इसका जवाब आएगा नहीं। क्योंकि जो हमारे लीडर थे उन्हें तो अच्छा खासा स्थान मिल गया, हमारी संविधान सभा बन गई 389 लोगों की, और उसमें किसी निम्न वर्ग के किसी किसान को शामिल नहीं किया गया था। तो अब जरूरी थी कि इन लोगों की भी आज़ादी हो, और इनकी आज़ादी जो मेनली थी वो थी जमींदारों से आज़ादी। जो किसान थे ना, उन्हें संविधान सभा में नहीं भाग लेना था, ना उन्हें देश चलाना था। वो चाहते थे कि केवल जो उनकी ज़मीन है वो ज़मीन पे, अपने ज़मीन पर खुद खेती करें और किसी जमींदार को टैक्स क्यों दे। तो किसानों की आज़ादी थी जमींदारों से। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारे निम्न तबके के लोग थे, ये पहले भी शिक्षा व्यवस्था में पीछे थे। ये पहले भी क्या था, शिक्षा व्यवस्था में बहुत पीछे थे। इन्हें शिक्षा व्यवस्था में शामिल ही नहीं किया गया था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जब जाते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, उत्तर ऋग्वैदिक काल। अगर वहाँ से हम बात करें तो आपको ही पता होगा कि भारत में, हिंदुस्तान में कर्म मूलक समाज था, कि कर्म के आधार पर क्या किया गया था, वर्गों को बांटा गया था, ठीक। तो उसमें ये कहा गया था कि जो शिक्षा ग्रहण करता हो, जो वेदों का ज्ञान करता हो, वही क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। जो टीचिंग करता हो, ठीक, वो ब्राह्मण कहलाएगा। और जो शूद्र थे उनकी स्थिति भी बहुत गिरावट आ चुकी थी, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप क्या करो, जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं और वैश्य हैं, इनकी सेवा करो। तो ये स्थिति जो उस टाइम क्रिएट की गई थी लगभग 1000 BC में, वो 1950 में भी दिखाई दी, वो असमानता। और होता क्या है कि आज़ादी के बाद
मजदूर जो किसान थे, जो गरीब थे, वो मांग करने लगते हैं कि हमें भी तो संविधान में कुछ विशेष स्थान मिलना चाहिए। ये मांग करेंगे कौन? गरीब लोग। तो होगा क्या कि मद्रास सरकार ने मद्रास जो आज के टाइम पे तमिलनाडु है, तो मद्रास सरकार ने क्या किया कि सबसे पहली बार जो निम्न वर्ग के लोग थे इनके लिए आरक्षण व्यवस्था, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की। किसने? मद्रास सरकार ने। और जैसे ही मद्रास सरकार ने यह घोषणा की तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोराई राजन। और दोराई राजन तुरंत चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। दोराई राजन कहते हैं कि सरकार ने इन्हें क्या किया? आरक्षण दिया। इन्हें आरक्षण दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन जो उच्च वर्ग है, जिनकी स्थितियां पहले से ठीक हैं, ऐसा करने से उनकी स्थितियां क्या होंगी? गिर जाएंगी। तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती कि किसी को स्थिति को उठाने के लिए किसी की स्थिति को गिरा दे। ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट भी सेम इसी डिसीजन पर जाती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में क्या हुआ था? परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 14 ही कहता, 15 ही कहता है कि क्या थे? सब क्या थे? एक समान थे। तो जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि मद्रास सरकार ने यही किया था कि जात के आधार पर क्या किया था? आरक्षण दिया था। तो आर्टिकल 15 आड़े आ रहा था, जो मद्रास सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया था। तो अब उस समय के सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आई कि इन लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएं। और विशेष उपबंध फिर क्या होगा? पहला संविधान संशोधन होगा 1951 वाला। और उसके बाद आर्टिकल 15 तो कहता था कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी में जोड़ दिया गया आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 को। और जब संविधान का हिस्सा बना दिया गया तो हो गया कि अब सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी को विशेष उपबंध प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक। क्वेश्चन आ सकता है दोराई राजन बनाम मद्रास सरकार केस कब आया था? तो ये आया था 1951 में ही आया था। ठीक। अब आएंगे हम कहां पर? ये बातें क्लियर हैं? रिजर्वेशन को लेकर ये बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए। क्लियर हो तो यस बोलिए, और फिर डालिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। ठीक। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन से, 93rd CAA 2005 द्वारा। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि अब से सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में जो एडमिशन होगा ओबीसी, एससी, एसटी का, उन्हें भी क्या दिया जाएगा? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आप लिखिए सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में लिखिए राज्य, सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं के या संस्थाओं में दाखिले में ओबीसी, एससी व एसटी को आरक्षण प्रदान कर सकती है। ठीक।
ये कब हुआ? 2005 में हुआ। 2005 में जो 93वां संविधान संशोधन आया था, वहाँ कह दिया गया कि एडमिशन में वो चाहे कोई सरकारी विद्यालय होगा या फिर प्राइवेट विद्यालय होगा, लेकिन एक अपवाद जोड़ दिया गया इसी के तहत कि जो अल्पसंख्यक कॉलेज होंगे यहाँ पर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हो तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जामिया इल्मिया में एडमिशन करवाते हो तो वहाँ पर आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये एक अपवाद है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में। तो रिजर्वेशन की बात की गई आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में और आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? और ये नोट करके जरूर लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 अल्पसंख्यक संस्थानों में लागू नहीं होता। ये नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। बातें यहां तक क्लियर है? ठीक, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 हुआ। अब आइए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6। ये तो अभी करंट का मुद्दा है, जिसमें क्या दिया गया? जनरल को आरक्षण दिया गया था। किसके आधार पर? ईडब्ल्यूएस के आधार पर। और वो भी कहां डाला गया? आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में डाला गया। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 और किस संविधान संशोधन द्वारा? 103वें संविधान संशोधन द्वारा, CAA 2019 द्वारा। 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या किया गया कि जो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, सबको पता होगा ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6। ठीक, देखिए यहां पर दाखिले में है, ये सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए EWS के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। कहां पर? या आप आगे लिखोगे सरकारी व निजी संस्थाओं में, सरकारी व निजी संस्थाओं के दाखिले में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को EWS के आधार पर, सेंटेंस अब अच्छा हुआ कि सरकारी व निजी संस्थाओं के दाखिले में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को EWS के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, ये क्या था? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 है। ठीक, और कितना दिया गया था आपको ही पता होगा, 10%। बात क्लियर है? EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यही है हमारा क्या? आर्टिकल 15 है। यही हमारा क्या है? आर्टिकल 15 है। और आर्टिकल 15 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगली हेडिंग डालिए आर्टिकल 16।
अनुच्छेद 16। इरेज करें इसे। आर्टिकल 16, ये संशोधन कौन सा है? 103। ये आपको पता है कुल संशोधन कितने हुए हैं? अभी तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? जल्दी से जवाब दीजिए अगर किसी को पता हो तो। अभी तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? अभी तक संविधान में कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 104वां क्या था? 104वां था कि जो लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता होगा कि यहाँ पर एससी तथा एसटी के जो सीट हैं इनको आरक्षण दिया गया है, सीट निर्धारित की गई है लोकसभा और राज्यसभा में। तो इन सीटों को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, लेकिन इसके साथ ही जो एंग्लो इंडियन को दिया गया स्थान उसे नहीं बढ़ाया गया है। इस बात को सुन लीजिए। जो संविधान का 104वां संविधान संशोधन अभी हाल में हुआ है, कुल मिलाकर अभी तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हुए हैं। तो 104वें में हुआ क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी एसटी की सीटें थी उन्हें 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, परंतु जो एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय हैं, इनके लिए सीटों को नहीं बढ़ाया गया है। यही था हमारा 104वां संविधान संशोधन। बात क्लियर है? नोट करके आप लिख सकते हो इस पॉइंट को। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो लिखने लायक ना हो, जो भी याद आता है। अब 103 से याद आया कि जल्दी में 104वां हुआ है जो करंट है, लास्ट है संशोधन। तो आज हमने पहले की भी बात कर ली, अंतिम की भी बात कर ली, 103 की भी बात कर ली। ठीक, टोटल कितने हुए हैं? 104 हुए हैं। अब डालिए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ही जो टाइम जाएगा 17 और 18 बहुत आसान है। आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 क्या कहता है? सरकारी सेवाओं में समानता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 16। जो सरकारी अवसर हैं, जो समाज में जो भी अवसर हैं उसमें समानता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 16 कहता है। ठीक, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसके भी सब क्लॉज 6 हैं। ठीक, तो आप लोग सुन लीजिए कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे, वो आपको लिखना होगा। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 कहता है, सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्य सेवाओं में नियुक्ति, बात समझ में आई? कहता है कि राज्य सेवाओं में नियुक्ति व रोजगार में समानता सबको एक बराबर देगी। बात समझ में आई? किसी को नौकरी देना हो या कोई भी रोजगार देना हो, इसमें सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। कौन? हमारी राज्य करेगी। राज्य मतलब आर्टिकल 12 करेगी, आर्टिकल 12 के तहत। ठीक, ये कहा गया किसमें? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 कहता है। ठीक, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 2 के बारे में, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य इन सेवाओं में नियुक्ति व रोजगार में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब कि राज्य जैसे समानता तो देगा, सबको नियुक्ति करेगा, एक समान नियुक्ति करेगा, रोजगार भी सबको एक समान देगा, लेकिन रोजगार व नियुक्ति के समय ये नहीं है कि तुम अलग जात से हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा जन्मस्थान नागालैंड है, या तुम पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हो या साउथ इंडियन हो। तो इन आधारों पर भी
भेदभाव नहीं करेगा कौन? राज्य। बात क्लियर है यहाँ पर? तो ये था आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने की एकदम ना के बराबर है। ठीक, सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 2 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आएंगे, जो 16 का सब क्लॉज 4 है। ठीक, अब देखिए जो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। तो 2 में कहा गई कि अभी तक समानता की बात करेगा, किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि रोजगार में, रोजगार के अवसर में और नियुक्ति में राज्य क्या करेगी? एक समान व्यवहार करेगी। लेकिन अब जब हम आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं तो ये कहा गया अगर हम 16 का सब क्लॉज 3 देखते हैं, आप लोग लिखिएगा नहीं, बस सुन लीजिए कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राज्य जन्म स्थान के आधार पर, बात समझ में आई? एक पॉइंट जोड़ दिया गया कि जन्म स्थान के आधार पर नियुक्ति में व सरकारी अवसरों में, जो भी समाज में अवसर होंगे उन आधारों पर राज्य भेदभाव कर सकती है। ऐसा कह दिया गया किसमें? आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 में। कहने का मतलब है कि जन्म स्थान जोड़ा गया, कि जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। ये जोड़ दिया गया किसमें? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। बात क्लियर है यहाँ पर? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 यही कहता है कि राज्य नियुक्ति में और अवसरों की समानता में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। ऐसा कह दिया गया किसमें? आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 में। लेकिन अब बात करते हैं को जो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 है, तो यही से आता है क्या? पिछड़े वर्गों का जो ओबीसी का आरक्षण था उसकी बात आती है कहां पर? आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में। अब होता क्या है, आप सबको पता होगा कि 1988 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। कब? 1988 में मंडल आयोग का गठन होगा, जिसके बाद जो ओबीसी थे इन्हें आरक्षण की बात कही गई। किसमें? मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर, मंडल आयोग की सिफारिश पर। और फिर होता क्या है कि 1990 में, फिर होता क्या है कि 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, तो इन्हीं की सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। बात समझ में आई? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 लिखोगे, हेडिंग डाल देना और लिखना पिछड़े वर्गों का आरक्षण। पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 1 2 3 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा। बस जब कभी रिटन एग्जाम होगा तो वहां पर आपको जरूरत होगी 1 2 3 की। समझाना था जो विषय था उसका, वो मैं बता चुका हूं। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 कहता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण। ठीक, अब होता क्या है, मैंने बताया कि 1988 में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, अभी बता रहा हूं। मंडल आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सन 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था? तो वो था मंडल आयोग।
और इन्हीं सिफारिशों पर, इसी की सिफारिशों पर 1990 में, 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। बात समझ में आई? ये है किसमें? आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में। ठीक, इसी के खिलाफ गया था इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण था। और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो बीपी सिंह की सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है यह संवैधानिक है, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। ये पहली बात कहना था सुप्रीम कोर्ट का जब इंदिरा साहनी केस गया था। दूसरी बात, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, इससे मोर देन आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। क्या आरक्षण? ये भी इसी केस में कहा गया था जब आया था इंदिरा साहनी केस। और तीसरी बात कही गई थी कि जो ओबीसी में आप जानते भी हो क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना रिजर्वेशन में, तो क्रीमी लेयर व्यवस्था भी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। और उसके तहत कहा था कि क्रीमी लेयर होंगे जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा होगी वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और नॉन क्रीमी लेयर होंगे जिनकी आय 8 लाख से कम होगी। ये भी इंदिरा साहनी केस में ही आया था, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। तो ये सब बातें कि ओबीसी को जो आरक्षण प्रदान किया गया था बीपी सिंह की सरकार में उसे वैलिड माना। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात कही क्रीमी लेयर की, और इसमें जो है उसी समय ये कहा था कि अब बात उठी थी कि SC ST में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि SC ST में क्रीमी लेयर व्यवस्था नहीं लगाई जाएगी। देख, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जैसे SC हो कोई या कोई OBC हो, वो ऑलरेडी इतना सक्षम हो को उसे आरक्षण की जरूरत ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी के फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा, और उन्हें आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 है, इसके तहत छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जब बात हुई कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST को क्रीमी लेयर के अंदर नहीं लाया जाएगा। यह भी उसी इंदिरा साहनी केस में आया था। और दूसरी बात कहता है सुप्रीम कोर्ट कि जो प्रमोशन है, पदोन्नति है, पदोन्नति में प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। यह भी आया था उसी इंदिरा साहनी केस के दौरान। जब इंदिरा साहनी केस बनाम भारत सरकार केस हुआ था तो उसी समय ये सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जो रिजर्वेशन से संबंधित है। बात क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? फिर हम बात करते हैं किसकी? 16 का सब क्लॉज 5 के बारे में। ये आपको पता होगा कि SC ST में क्रीमी प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया गया था, और वो संविधान संशोधन था 77वां 77th। और आपको वही है कि ज़्यादा डीप में ना जाइए आप लोग, लेकिन ये जान लीजिए ये आर्टिकल 16 का 4 का A पार्ट है, और अभी 16 का 4B पार्ट है। 16 में भी 2 पार्ट हैं, 16 का 4 है और 16(4) में भी 1 और 2 करके है। और 1 में ही कहा गया था 77वें 77th CAA द्वारा कहा गया कि SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ये कहां पर है? आर्टिकल 16 का 4A पॉइंट। बात क्लियर है यहां पर? और जो 4B था इसके तहत जो आपको क्या बताएं अब कि एक सिद्धांत होता है जिसे कहते हैं अग्रनयन का सिद्धांत। तो अग्रनयन का सिद्धांत जोड़ा गया था इसमें। आपसे कोई रिलेशन नहीं है अग्रनयन का सिद्धांत पूछे जाने की। ठीक, ये पूछा जाएगा कब? अगर कभी आप मेंस का पेपर देते हो या फिर किसी एग्जाम में ये पूछा जाए
कि आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर को लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, ठीक, तो वहां पर आएगा अग्रनयन का सिद्धांत। तो अभी के लिए आप अग्रनयन का सिद्धांत भूल जाओ, लेकिन ये जानो कि आर्टिकल 16 का 4A है, इसी में कहा गया कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में, जबकि OBC को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था इंदिरा साहनी केस में, ठीक। तो ये था पिछड़े वर्गों का आरक्षण के बारे में। अगर हम 5 की नहीं और 6 की देख लेते हैं तो 6 में सीधे सीधे कहा गया, आर्टिकल 16 का जो 6 पॉइंट है, सब क्लॉज 6 है, उसमें बातें कही गई कि जो EWS को दाखिले में किया गया था, दाखिले में EWS के आधार पर आरक्षण दिया गया था ना, तो यही काम 6 में क्या कर दिया गया कि अवसरों में भी ये लिख दिया गया कि अवसरों में भी जो समाज में उपलब्ध अवसर हैं उसमें जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उन्हें भी EWS के आधार पर 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब एजुकेशन में भी, एडमिशन में भी, जैसे OBC SC ST को आरक्षण दिया गया था तो इन्हें आरक्षण 16 में दिया गया। नियुक्ति में, अवसरों में, नियुक्ति में आरक्षण दिया गया, रोजगार में आरक्षण दिया गया। तो जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, तो वैसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, और इसमें कहा गया कि सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को EWS के आधार पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी क्या होंगी, नौकरियां होंगी, जो भी रोजगार होंगे, जो भी समाज में उपलब्ध अवसर होंगे, उन्हें भी आरक्षण प्रदान किया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 के तहत। बातें यहां तक क्लियर हैं? ये बातें क्लियर है ना? तो आर्टिकल 16 आज के लिए यहीं पर हम रोक रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के बारे में और आर्टिकल 18 के बारे में और कंप्लीट करेंगे इसे। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कल के वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।